हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड, यानी हैज, हैव और हैड का प्रयोग। यहां पर हमने टाइटल के साथ प्लस गॉट भी लगाया है। यह क्या होता है और वाक्य में इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो आपको हम पूरा विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो आप अपने साथ एक नोटबुक और एक कलम लेकर के बैठे जिससे आप दी गई जानकारी को लिख सकें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप बहुत तल्लीनता के साथ मन लगा करके बात को समझिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले नंबर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें हैज, हैव या हैड मुख्य क्रिया हो, अर्थात इनके अलावा कोई अन्य क्रिया ही ना हो, तो इन वाक्यों को अधिकार सूचक अथवा संबंध सूचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों में हमेशा आपको किसी चीज पर अधिकार दिखेगा या किसी का किसी अन्य चीज से संबंध दिखेगा। और ऐसे वाक्य जिनमें हैज, हैव या हैड मुख्य क्रिया हो, अर्थात इनके अलावा कोई और क्रिया हो ही ना, तो ही हम ऐसे वाक्यों को अधिकार सूचक अथवा संबंध सूचक वाक्य कहेंगे। और ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु या तो है या नहीं है। अर्थात हैज, हैव और हैड का जो हमेशा आपको भाव मिलेगा, जो सेंस मिलेगा, वो हमेशा किसी चीज का पास में होना या न होना ही आपको दिखेगा। हैज और हैव इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, अर्थात ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ह होता है। और हैड का प्रयोग हम हमेशा पास्ट टेंस के लिए करते हैं, अर्थात ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में हमेशा थ मिलता है। तो हैज का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, अर्थात हैज को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। और हैव जो होता है वो प्लूरल होता है और इसे हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा वो होगा ही, सी, इट तथा एक नाम, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो होगा आई, वी, यू, दे तथा दो या दो से अधिक नाम। हैड जो होता है वो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही होता है, अर्थात हैड का प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो आइए इन सारी बातों को हम थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से। मेरे पास एक काली गाय है। ऐसे वाक्य जो साधारण होते हैं, तो साधारण वाक्यों के ट्रांसलेशन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इस सेंटेंस में किसके पास काली गाय है? मेरे पास। तो यहां पर मेरे क्या हो गया? मेरे हो गया आपका सब्जेक्ट, तो आपने लिख लिया आई। अब आपको लिखना है वर्ब। तो वर्ब आपका क्या है? इसमें हैज, हैव और हैड तीनों ही वर्ब हैं। तो यहां पर इस सेंटेंस में हमको कौन सा वर्ब यूज करना है, उसके लिए पहले हम वाक्य को पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। तो हमने देखा वाक्य के अंत में हमें मिला ह, जिससे हम समझ लिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पर आपको अब दो ऑप्शन मिल गया, हैज या हैव प्रयोग करना है। आप जानते हैं हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो यहां पर दिया हुआ जो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट मिला है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट मिला आपको आई, और अभी आपको मैंने बताया कि आई जो होता है वो हमेशा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहां पर आई आपका प्लूरल है, इसलिए हम यहां पर आई के साथ हैव वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपने सब्जेक्ट लिख लिया, आपने वर्ब लिख लिया, अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? एक काली गाय। क्या है? एक काली गाय। मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पिछली वीडियो में समझा दिया कि कैसे ढूंढते हैं। तो यहां पर हम आपको थोड़ा संक्षिप्त बताते हैं कि किसी भी वाक्य में अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको क्या, किसे, किसको लगाकर सवाल करना होता है। तो यहां पर अगर हम सवाल लगाएं क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा एक काली गाय है। तो हम एक काली गाय को ऑब्जेक्ट का स्थान पर लिखेंगे, यानी आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। मेरे पास एक काली गाय है का ट्रांसलेशन होगा आई हैव अ ब्लैक काउ। इसी प्रकार से रजत के दो मित्र हैं। तो रजत आपका जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का स्थान आपने लिख लिया रजत। सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट है, तो इसलिए आपको लगाना पड़ेगा हैज। रजत हैज। क्या है रजत के पास? दो मित्र हैं, यानी कि टू फ्रेंड्स। तो यहां पर आपका रजत के दो मित्र हैं, इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रजत हैज टू फ्रेंड्स। अगला वाक्य है उसके पास 4 कोट था।
अब यह आपको दिया हुआ वाक्य किस टेंस में मिल गया? पास्ट टेंस में। मतलब क्लियर है कि आपको यहां पर हैड का ही प्रयोग करना है, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो यहां पर हम उसके इस शब्द के लिए हम ही यहां पर लेते हैं, चूंकि यह कॉमन में आएगा, इसलिए आप यहां पर ही या सी दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। तो यहां पर हमने ही लिया हुआ है, उसके पास 4 कोट था, सब्जेक्ट हमने लिख लिया ही, हमने वर्ब लिख लिया हैड, और क्या था? ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा 4 कोट्स, 4 कोट थे। तो ही हैड 4 कोट्स, उसके पास 4 कोट थे। अगर यही प्लूरल होता, उन लोगों के पास 4 कोट था, तो दे हैड 4 कोट्स। तो इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो अभी इन सारे एग्जांपल्स के साथ हमने गॉट का प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो अब हम आपको गॉट का प्रयोग बताते हैं कि उसके लगाने से क्या फर्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं। हैज, हैव और हैड के साथ गॉट लगाने पर वाक्य के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस गॉट लगाने से ऐसे वाक्य एडवांस इंग्लिश सेंटेंस बन जाते हैं। अर्थात मेरे पास एक काली गाय है, आई हैव गॉट अ ब्लैक काउ। रजत के 2 मित्र हैं, रजत हैज गॉट 2 फ्रेंड्स, उसके पास 4 कोट था, ही हैड गॉट 4 कोट्स। इन सभी सेंटेंसेस में चाहे हम गॉट लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज एडवांस इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर लोग हैज, हैव और हैड के साथ गॉट लगा करके ही बात करते हैं। इससे सेंटेंस के भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने में और सुनने में और बोलने में, तीनों में ही ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहां से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। आगे हमने आपको करने के लिए एक एक्सरसाइज दिया हुआ है और मैंने उसका आपको सॉल्यूशन भी दिया है। तो पहले आप उसके ट्रांसलेशन को न देख करके दिए गए क्वेश्चंस को अपने आप कॉपी में नोट करें, उसको स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करें, आप स्वयं उसको ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट कर लेने के पश्चात मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन से आप मैच करवा लीजिए। मैं आपके पास आपकी कॉपी चेक करने के लिए नहीं हूं, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन से आप खुद मैच करवा के अपने आप को आंक सकते हैं कि समझाई गई बातों को आप किस हद तक समझ पाए। तो आप एक्सरसाइज को हल कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, पढ़ने वाले लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।